इससे पिछले क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वाड्रिलेटरल की पैरेललोग्राम के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो ग्राफ बताए हुए थे कि हमें सबसे पहले याद क्या रखना है, उसके बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल इस क्वाड्रिलेटरल को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। उसमें से पहला होगा रेक्टेंगल। सेकंड होगा रोम्बस। इस दोनों में थोड़ा सा चेंज होगा। उसके बाद बनेगा स्क्वायर। ठीक है। एक काइट होगा। ठीक है। एक ट्रेपेजियम होगा। ठीक है। एक ट्रेपेजियम होगा। ठीक है। इसमें क्वाड्रिलेटरल में क्या चेंज करेंगे? सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल से गलत हो गया है। इसको हम सबसे पहले रेक्टेंगल से एक बनाएंगे पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम से हमें दो चीज में डिवाइड करना है। रोम्बस एक रेक्टेंगल। ठीक है। इस दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा और स्क्वायर बन जाएगा। और काइट अलग होगा और ट्रेपेजियम अलग होगा। काइट में भी होगा, एक राइट काइट होगा, एक जनरल काइट होगा और एक होगा राइट काइट। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या चेंज होगा उसके बारे में हम समझते हैं। चेंज होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेंज होगा? पैरेललोग्राम क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम उस दिन इससे पहले क्लास में हम बात कर चुके थे। पैरेललोग्राम में होगा आमने सामने की भुजा जो होगी पैरेलल होगी। इसमें पैरेलल होगी और इक्वल होगी। ठीक है। पैरेलल होगी और इक्वल होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करेगी। डायगोनल्स क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट करेगी, लेकिन ये 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर नहीं होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट करेगी। ठीक। और इस डायगोनल्स बाइसेक्ट करेगी। इसके बाद यहाँ पर एक एंगल एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री। अगर पैरेललोग्राम में हम एक एंगल को 90 डिग्री बना दे, कम से कम एक एंगल हो, तब हम रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम ये रेक्टेंगल है, अगर हम इसको 90 डिग्री बना दें, अगर हम यहाँ से ऐसे करके इसको 90 डिग्री पर घुमा दें, तब ऑटोमेटिक होगा कि ये फोर्थ एंगल यानी कि ये चारों एंगल 90 डिग्री पर घूम जाएगा। इसीलिए पैरेललोग्राम से हमें चेंज करना है एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ बाइसेक्ट करेगा, डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट करेगा। डायगोनल परपेंडिकुलर भी होगा, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है। यहाँ डायगोनल्स इक्वल हो जाएगा। D1 इक्वल टू, यहाँ पर डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा, डायगोनल्स नॉट इक्वल। यहाँ डायगोनल्स इक्वल हो जाएगा,
डायगोनल्स इक्वल होगा, यहाँ डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा, यहाँ बाइसेक्ट करेगा, यहाँ पर भी बाइसेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। सेम इसी तरह से रोम्बस में यहाँ पर एंगल में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, सिर्फ होगी डायगोनल्स इक्वल होगा, डायगोनल्स इक्वल होगा, ठीक है, और डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर होगा, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाय सेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाय सेक्टर होगा, ठीक है। सेम इसी तरह से और यहाँ पर साइड इक्वल हो जाएगा, साइड इक्वल हो जाएगा, साइड इक्वल होगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर रोम्बस से स्क्वायर बनाना है, तब कौन सी चेंज होगी, ये साइड को इक्वल होगी और एट लीस्ट वन एंगल, एट लीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पर सेम यही होगा, लेकिन यहाँ पर कम से कम एक एंगल 90 डिग्री होगी, तब जाकर के रोम्बस से स्क्वायर बनेगी। अगर हमें रेक्टेंगल से स्क्वायर बनानी है तब क्या होगा, अगर हम रेक्टेंगल से स्क्वायर बनाना है तो ये साइड जो है, साइड को हम इक्वल कर देंगे, साइड इक्वल करना पड़ेगा, तब जाकर के स्क्वायर बनेगा, ठीक है, तब जाकर के स्क्वायर बनेगा। हमें ये याद रखना है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन में पैरेललोग्राम से हमें स्क्वायर तक पहुंचना है तो हम कैसे पहुंच सकते हैं। जैसे अगर पैरेललोग्राम से स्क्वायर तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन सी स्टेप को फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं और रेक्टेंगल से भी स्क्वायर बना सकते हैं, नहीं तो पैरेललोग्राम से रोम्बस बना सकते हैं, रोम्बस से स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज हमें समझना है, ठीक है। इस चेंज को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल को, जो कुछ कॉन्सेप्ट छोटा हुआ है उसको पूरा करेंगे, फिर हम पैरेललोग्राम आज स्टार्ट करेंगे और आज ही ख़त्म करेंगे। थोड़ा स्पीड फास्ट होगा क्योंकि हमें पूरा सिलेबस करवाना है और 8000 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना है। इतना ही नहीं है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, सबको हम कवर करते हुए आगे चलेंगे। क्वाड्रिलेटरल में एक कॉन्सेप्ट था, जनरल क्वाड्रिलेटरल में ये अल्फ़ा और ये बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री होती है, ये याद रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था, ये अल्फ़ा होगा तो ये भी अल्फ़ा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ठीक है, ये भी बीटा होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये अल्फ़ा और ये बीटा, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ये और ये भी सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ये और ये भी सप्लीमेंट्री एंगल होगा। इसको हम लिख सकते हैं ये यहाँ से 1 2 3 4, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये हम लिख सकते हैं, ठीक, परेशानी नहीं होनी चाहिए। चले आगे हम स्टार्ट करते हैं। कुछ फार्मूला है जो हम आगे डिस्कस करते हैं। चलो पैरेललोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। पहला है पैरेललोग्राम।
इसके डिफिनीशन में हम क्या बोल सकते हैं, इसका डिफिनीशन हम क्या बोल सकते हैं, ये पैरेललोग्राम है, इसका डिफिनीशन हम क्या बोल सकते हैं, इसका डिफिनीशन हम क्या बोल सकते हैं। ये हो गया ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे ए बी डी सी। अगर हम ए बी डी सी बोलेंगे तो इसका मीनिंग कुछ अलग हो जाएगा और सवाल अलग हो जाएगा, ठीक है। हम हमेशा बोलेंगे ए बी सी डी, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेललोग्राम का पहला डिफिनीशन दे सकते हैं, पैरेललोग्राम का पहला डिफिनीशन हम दे सकते हैं, डिफिनीशन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पहला डिफिनीशन हम बोल सकते हैं अपोजिट साइड्स का पैरेलल है और इक्वल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल है। सेम इसी तरह से हम इसमें और क्या प्रॉपर्टी देख सकते हैं, इसका डायगोनल्स क्या होगा, डायगोनल्स कैसे होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। डायगोनल्स, ये जो डायगोनल्स है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये जनरली है, ये इसके बारे में हम बात करते हैं। ये 90 डिग्री होगा, ये इक्वल होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बात करते हैं। इसका एंगल्स, ये एंगल्स और ये एंगल्स में क्या रिलेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम डेफिनीशन इसको देखे हैं। इसको डेफिनीशन ये होगा कि आमने सामने की भुजा बराबर होगी और पैरेलल होगी, ठीक है, बराबर होगी और पैरेलल होगी पैरेललोग्राम में, ठीक है। सेम हम डायगोनल्स के बारे में बात करते हैं। डायगोनल्स, पहला ये प्रॉपर्टी, ये डिफिनीशन हो गया। दूसरा हम बात करते हैं डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब डायगोनल्स इंटरसेक्ट करती है ईच अदर, यहाँ मतलब ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ठीक है। फिर तीसरा डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। मतलब D1 ये हो गया, D1 ये हो गया, D2 डज नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। D1 और D2 दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। फिर से ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा और ये भी अल्फ़ा होगा, ठीक है। डायगोनल्स, फिर चौथा डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर। डायगोनल्स आर नॉट एंगल सेक्टर। डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर नहीं है। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। डायगोनल्स कभी नहीं एंगल बाइसेक्टर होता है, डायगोनल्स कभी नहीं एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है। अब हम डायगोनल्स को इस कोण के बारे में बात करते हैं, क्या ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। ये सब प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, ये याद रखना है, जिससे कि हम एक दूसरे को डिफरेंशिएट करें कि मतलब रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है। ये सब छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत काम आती है। डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर बाय सेक्टर। डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। पहले भी बताए हुए थे कि एक डायगोनल्स किसी भी चतुर्भुज को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में विभाजित करते हैं और दोनों डायगोनल्स चार इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में विभाजित कर देता है। तब हम ये बता सकते हैं यहाँ पर चार पहले यहाँ से एक और दो, इस दोनों का इक्वल एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, मतलब दोनों का एरिया इक्वल है, दोनों का एरिया इक्वल है। सेम इसी तरह से अगर हम दोनों डायगोनल्स को मिला दें 1 2 3 4, तब हम बोल सकते हैं एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2 इक्वल टू एरिया 3 इक्वल टू एरिया 4, मतलब चारों का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन इक्वल होगा क्या बता सकते हैं, इक्वल के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट भी होगा, समरूपता भी होगा। चारों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल समरूप हैं, ये ट्रायंगल क्या समरूप है। इस दोनों कंडीशन में केस फर्स्ट में हम जानना चाहते हैं कि ये ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकंड क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और सेकंड केस में हम ये जानना चाहते हैं कि ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4 आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। इसके बारे में हम विशेष चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंसी को सिद्ध करते हैं। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो ये भी होगा अल्फ़ा, ये भी होगा बीटा, ठीक है। ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये बी होगा तो ये भी बी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अगर हम इस दोनों को फिक्स कर दें, ये बीटा एंगल है, इस बीटा एंगल पर दो साइड को हम फिक्स कर दें, सेम साइड इस साइड भी इस बीटा एंगल पर ये दोनों साइड हम फिक्स कर दें, तब हम ये बोल सकते हैं एस ए एस से ये समरूपता है, एस ए एस से ये 1 समरूपता, मतलब सर्वांगसम 2, यहाँ 1 सर्वांगसम 2 है। लेकिन ये सिद्ध यहाँ हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ए है, बी है, ए है, बी है, ठीक है। D1 इसको ए मान लो, ये भी ए है, ये बी है, ये बी है, सॉरी यहाँ x, ये y, यहाँ y। हम यहाँ सिद्ध नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि यहाँ हमारे पास ट्रायंगल के लिए बी एक्स वाई, हम यहाँ बोल सकते हैं ट्रायंगल फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल थर्ड ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। लेकिन ये ट्रायंगल सेकंड कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल फोर्थ ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्या ऐसा केस संभव है कि ये चारों, ये 1 2 3 4 ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए? कोई भी केस ऐसा संभव है कि 1 2 3 4 जो चारों ट्रायंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए? अगर संभव है तो कौन सी केस में संभव है, अगर नहीं है तो यहाँ क्यों नहीं है, और क्या ऐसा भी संभव है कि कभी नहीं हो सकता? ऐसा संभव है कभी कि नहीं हो सकता एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंसी? चलो आगे देखेंगे आने वाले क्लास में। जब तक हम देखते हैं हम पहले भी बात कर चुके थे, ये थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा, और इस पर हम जनरल क्वाड्रिलेटरल की एरिया भी फाइंड किए हुए थे, ठीक है। इसीलिए यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं।
यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हम इसको प्रूव करते हैं कि ये एक दूसरे से इक्वल कैसे है। यहाँ हम ए बी ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है, ठीक है। यहाँ हम x ले लेते हैं, यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ y, ठीक है। हम यहाँ से ट्रायंगल 1 2 3 4, ठीक है। हम फर्स्ट वाले की एरिया ज्ञात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट इक्वल टू यहाँ पर भी होगा 180 माइनस थीटा, यहाँ पर भी होगा थीटा। हम ये और ये 1/2 XY साइन 180 माइनस थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से दूसरा का XY साइन थीटा बोल सकते हैं हाफ। तीसरा को हम बोल सकते हैं हाफ XY साइन थीटा। फिर चौथा को हम बोल सकते हैं हाफ XY 180 माइनस थीटा और साइन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ XY साइन थीटा, और इसको भी लिख सकते हैं हाफ XY साइन थीटा। यहाँ से सबका एरिया इक्वल आ रहा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं 1 = 2 = 3 = 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे एक रिलेशन हम अब देखते हैं साइड और डायगोनल्स के बीच में। साइड और डायगोनल्स के बीच में एक रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन है, और उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ज्योमेट्री में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री में 1-2 कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और उसी को घिसी पिटी कॉन्सेप्ट से हम कोशिश करते रहते हैं कि इस क्वेश्चंस कर लें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितना इनोवेटिव और नया प्रॉपर्टी होगा उतना जल्दी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे और क्लियरिटी के साथ हम क्वेश्चन कर पाएंगे। इसीलिए हम छोटी कॉन्सेप्ट हो या बड़ा कॉन्सेप्ट हो, सबको हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। बोले हुए थे हम 8 डेज लगेगा, एटलीस्ट 8 डेज ये क्वाड्रिलेटरल ख़त्म होने में, सिर्फ थ्योरी। उसके बाद इस पे हम करीब 200 क्वेश्चंस करेंगे, 200 से 250 क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बेस। चालू करते हैं हम। ये पैरेललोग्राम है, A B C D, ये हो गया D1, ये हो गया D2, ये हो गया D1, ये हो गया D2। यहाँ हमें ज्ञात करना है D1 + D1² + D2² बराबर 2 × चाहे 2 × A यहाँ हम लिख सकते हैं A² + B² बराबर 2 × A² + B², ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे ये थोड़ा सोचना है आपको। यहाँ हम एक फार्मूला कोसेक, जिसे हम कोसाइन फार्मूला बोलते हैं, कोसाइन फार्मूला को हम यूज करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले कोसाइन फार्मूला देख लेते हैं। कोसाइन फार्मूला का यूज यहाँ होगा। एक ट्रायंगल है, कोसाइन फार्मूला का यूज बहुत अच्छा से यहाँ आना चाहिए। ये देखो, ये A B X ये थीटा है।
कोसाइन फार्मूला बोल रहा है cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2ab, ये होता है कोसाइन फार्मूला। ठीक है, कोसाइन फार्मूला ये होता है। इसका प्रूफ हम आगे देखेंगे जब हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम ये कोसाइन फार्मूला को देखेंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किए हैं तो क्वाड्रिलेटरल ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद ट्रायंगल की पूरी कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। कोसाइन फार्मूला ये होता है और इसी में एक इसका इस एरिया का, इस ट्रायंगल की एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा, जो सबसे यूज होने वाली फार्मूला है और ये कोसाइन फार्मूला है। इसी फार्मूला को यूज करते हुए हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हम सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ये ट्रायंगल की हम बात करते हैं, ये ब्लैक वाले ट्रायंगल की। ये ब्लैक वाले ट्रायंगल है, D2 है। ठीक है, यहाँ अल्फ़ा है। ठीक है, अल्फ़ा है तो हम कोसाइन फार्मूला से लिख सकते हैं cos अल्फ़ा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर बटे 2ab, इतना हम लिख सकते हैं। अगर इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 2ab cos अल्फ़ा। ठीक है, cos अल्फ़ा। फिर हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे? इसको हम माइनस से तो प्लस में ले जाएं तो D2 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos अल्फ़ा, समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। सेम इसी तरह से हम अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये ग्रीन वाले ट्रायंगल में, ये हम ग्रीन वाले ट्रायंगल की बात करें, ये ए, ठीक है, बी है। अगर हम ग्रीन वाले ट्रायंगल की बात करें, ये D1 है, ये D1 है। अगर हम ग्रीन वाले ट्रायंगल की बात करें तब ये है कितना, 180 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, 180 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा था, ये 180 माइनस अल्फ़ा। तब हम बोल सकते हैं cos 180 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर बटे 2ab। ठीक है, फिर हम इसको रीअरेंज करते हैं और लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 180 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू D1 का स्क्वायर। ठीक है, D1 का स्क्वायर, और हम ये इसको समीकरण सेकंड मान सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं और समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं। हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड को जोड़ते हैं, तब क्या होगा, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos अल्फ़ा, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस इसको यहाँ से मिटा दो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 180 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, 180 माइनस अल्फ़ा, इतना हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर है ये ट्रिगोनोमेट्री की ये क्वेश्चंस हैं कि यहाँ सेकंड क्वाड्रिलेटरल में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, निगेटिव होने के कारण यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव होने के कारण निगेटिव ये प्लस का सीन हो जाएगा, इसीलिए ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तब हम यहाँ लिख सकते हैं D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 और 1 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मिटाएं, फिर से समझिए। सबसे पहले हम ये ब्लैक वाले ट्रायंगल में कोसाइन रूल यूज किए हैं और उसके बाद हम ये ग्रीन वाले ट्रायंगल में
कोसाइन रूल का यूज किए हैं, उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ दिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समझना, और इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे ट्रिगोनोमेट्री क्लास में। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आने के कारण ये निगेटिव होता है, और cos 180 माइनस अल्फ़ा के होने के कारण ये cos में ही cos अल्फ़ा ही होता है, लेकिन इसका निगेटिव वैल्यू आ जाता है, इसीलिए निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं d1² प्लस d2² इक्वल टू 2:a² प्लस b²। अगर हम यहाँ फार्मूला सीख लिए, इस फार्मूला को हम पूरी क्वाड्रिलेटरल में यूज करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ये फार्मूला, क्या यही फार्मूला रेक्टेंगल के लिए यूज हो सकता है? क्या यही फार्मूला जनरल क्वाड्रिलेटरल के यूज हो सकता है? क्या यही फार्मूला रोम्बस के लिए यूज हो सकता है? या यही फार्मूला स्क्वायर के लिए यूज हो सकता है, और काइट के लिए भी हो सकता है, ट्रेपेजियम के लिए भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, इसको लिखना है आपको, नहीं होगा कल हम बताएंगे। पहले हम जैसे एक लिख देते हैं रेक्टेंगल का, और स्क्वायर को हम लिखते हैं, और जो बचा होगा वो आपको लिखना है। ठीक, पैरेललोग्राम के लिए था d1² प्लस d2² इक्वल टू 2:a² प्लस b²। ठीक है, ये पैरेललोग्राम के लिए था। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, रेक्टेंगल के लिए अभी भी हम बताए हुए थे d1 और d2 इक्वल होता है, d1 इक्वल टू d2 इक्वल होने के कारण 2d² इक्वल टू 2:a² प्लस b²। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो d इक्वल टू √a² प्लस b²। ये रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, कैसे हम इस यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ से भी हम प्रूफ कर सकते हैं, ये 90 डिग्री है, ये डायगोनल्स है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, अगर हम ये डायगोनल्स, ये 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम क्या लिख सकते हैं, √a² प्लस b²। और यही रिलेशन हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोसाइन रूल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम कोसाइन रूल से भी ये प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से भी हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, यही एक ज्योमेट्री का अलग अलग तरीके से देखने का ब्यूटी है। ठीक है, जितना डाइवर्सिफाई वे में हम देखेंगे उतना हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर हम इस ट्रायंगल, ये फार्मूला स्क्वायर में लगाना चाहे तब कैसे लगेगा, स्क्वायर में हम लगाना चाहें तब क्या होगा, स्क्वायर में हम अभी बताए हुए थे d1 इक्वल टू d2 होता है, एंड a इक्वल टू b होता है। ठीक है, a इक्वल टू b होता है और d1 इक्वल टू d2 होता है। तब हम यहाँ लिख सकते हैं 2d² इक्वल टू 2:a² प्लस a² इक्वल टू 2d² इक्वल टू 2 गुने 2a², ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो d इक्वल टू √2a। ठीक है, और हम यहाँ से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, ये स्क्वायर है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये a, ये और ये डायगोनल्स d। ठीक है, यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको क्या लिख सकते हैं, √a² प्लस a² इक्वल टू d, तो d इक्वल टू √2a। यहाँ से भी हम प्रूफ कर सकते हैं, और ये यहाँ से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है ये काइट के लिए क्या होगा, और रोम्बस के लिए क्या होगा। आपको बताना है काइट के लिए क्या होगा और रोम्बस के लिए क्या होगा। आपको ये बताना है
काइट के लिए क्या होगा और रोम्बस के लिए क्या होगा। ठीक है, चलो हम रोम्बस के लिए हम बता देते हैं। आपको आगे सोच के आना है कि काइट में लगेगा कि नहीं लगेगा। रोम्बस में हम बताए हुए थे D1 डज नॉट इक्वल टू D2, D1 डज नॉट इक्वल टू D2 बट A इक्वल टू B, बट A इक्वल टू P। हम रोम्बस में बताए हुए थे आपको, रोम्बस अभी कुछ देर पहले रोम्बस में बताए हुए थे D1 डज नॉट इक्वल टू D2 एंड A बट A इक्वल टू B। तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 2 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसका मतलब D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर। और यहाँ से एक और फार्मूला निकलेगा जो आपको निकालना है, वो कौन सा रिलेशन होगा हम नहीं बता सकते अभी, ये आपका होमवर्क होगा। यहाँ से हम कुछ और प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ से एक रिलेशन और हम निकाल सकते हैं। वो कौन सा रिलेशन होगा वो आपको सोच के आना है और ये अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसके आगे हम चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये हम डायगोनल्स खींच दिए। फिर से हम एक पैरेललोग्राम ले लिए, ठीक है, और इसको हम डायगोनल्स खींच देते हैं। डायगोनल्स यहाँ से हम ले लिए, ठीक है, और ये डायगोनल्स यहाँ से हम बेस मानते हुए यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर लेते हैं, जो इसका हाइट है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है जो इसका मिनिमम हाइट है, ठीक है, और एक यहाँ से हम परपेंडिकुलर लेते हैं इस बेस पे, और हम इस बेस पे अब लेते हैं परपेंडिकुलर एक हम यहाँ से इस बेस पर, ठीक है, ये हम इस बेस पे परपेंडिकुलर लिए। अब हमें एरिया ज्ञात करना है। ये हम पहले प्रॉपर्टी में देखे हुए थे कि अगर एक डायगोनल्स किसी भी चतुर्भुज को दो इक्वल एरिया वाले भागों में बांट देता है, ठीक है। सेम इसी तरह से हमें ये प्रूफ करना है, ये H1 हो गया और ये H2 हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, तो ये A ये B। एक बार हम A को बेस मानते हैं और एक बार हम B को बेस मानते हैं, तब इसका इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। पहले हम इसमें देखते हैं, B को बेस मानते हुए ट्रायंगल ABCD, 4 ट्रायंगल ABC हाफ बेस गुने हाइट, ठीक है, तो हाफ का हाफ, बेस क्या है, बेस B है, हाइट क्या है, इसका हाइट हम ऐसे निकाल सकते हैं कि दो पैरेलल लाइनों के बीच परपेंडिकुलर लाइन हाइट कहलाता है, ठीक है। हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि दो यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन ही हाइट कहलाएगा, तो हम यहाँ से हाइट बोल सकते हैं, ये H1 H2, ठीक है, और ये H2 तो हम इसको लिख सकते हैं BH2। अब हम ये सेम इसका भी होगा, तब हम बोल सकते हैं
बी सी डी इक्वल टू 2:, ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 2:½ BH2 इक्वल टू BH2। ठीक है, ये हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू BH2, और यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AH1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ पर जो हम B को बेस मानते हुए इस पर परपेंडिकुलर होगा उसको मल्टीप्लाई करके इसको हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर A को बेस मानते हुए परपेंडिकुलर H1 को बेस मानते हुए हाइट हम यहाँ पर AH1 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ये प्रूफ हो गया और ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक, अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? चलो आज हम इतना ही रहने देते हैं। 2-3 कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है पैरेललोग्राम में, वो कल कर लेंगे। और इसके आगे रेक्टेंगल, उसके आगे स्क्वायर, उसके आगे काइट, उसके आगे ट्रेपेजियम, उसके बाद सर्कल को स्टार्ट करेंगे, फिर ट्रायंगल पे आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाइए।